नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और आज चर्चा करेंगे भारत की विदेश नीति पर जो ग्रहण लगा है। संजीव खन्ना और राजीव कुमार पर ग्रहण की चर्चा कल की थी, आज विदेश नीति पर ग्रहण की चर्चा। डोनाल्ड ट्रंप के बाद मोहम्मद यूनुस ने औकात दिखा दी है भारत को। ये शब्द बोलते समय बड़ी हिचक होती है गले में कि कोई हमें हमारी औकात दिखाए, लेकिन अगर औकात दिखा रहा है तो देखना तो पड़ेगा। मोदी और जयशंकर ने भारत की विदेश नीति का कैसे सत्यानाश किया है, कैसे कबाड़ा निकाला है, आज चर्चा इसी पर करेंगे। और सीधे हेमंत अत्री जी को जोड़ लेते हैं, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए। हेमंत भाई, स्वागत है आपका। हम ट्रंप पर जाएंगे, ट्रंप की भी चर्चा करेंगे और उसकी भी चर्चा करेंगे कि आखिरकार भारत को न्योता क्यों नहीं, न्योता भारत को क्यों नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूं ये बात, नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला है, जिनपिंग को न्योता मिला है। यहां से जयशंकर साहब जा रहे हैं एक बड़े राष्ट्राध्यक्ष के शपथ ग्रहण में, जैसे जाते हैं ना अन्य अलग अलग देशों से प्रतिनिधिमंडल एक उपस्थिति के रूप में, वही है। नरेंद्र मोदी को, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी को, वर्ल्ड लीडर नरेंद्र मोदी को इनविटेशन नहीं है कि आज भी, क्योंकि कई बार हेडलाइन बना करके गोदी मीडिया की कल से जश्न लोग मना लिए हैं, ताली बजा लिए हैं, कुछ ने देसी घी के लड्डू भी बांट लिए हैं। इसी कहते हैं बेइज्जती में भी जश्न मनाना, जश्न जीवी हो जाना। लेकिन खबर पहले बांग्लादेश वाली जरूरी है। बांग्लादेश अब आंखें दिखा रहा है। आए थे तो कहे कि चीन को दिखाएंगे लाल आंखें। यहां बांग्लादेश जो छोटे भाई की भूमिका में रहा, जो भारत को अपना अभिभावक मानता रहा, संरक्षक मानता रहा, जिसका जन्म हुआ है भारत की वजह से, इंदिरा गांधी ने जिसे जन्म दिया, उसको अब आंखें दिखा रहा है। और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिवाय डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला करके एक मैसेज देने के। रविवार को 45 मिनट तक भारत के उच्चायुक्त को ढाका में विदेश सचिव ने बुलाया और बुला करके बिठाए रखा जसीमुद्दीन, मोहम्मद जसीमुद्दीन ने। प्रणय वर्मा जो उच्चायुक्त हैं उनको बुलाया 45 मिनट तक। 5 जगहों पर बाड़ेबंदी को लेकर के सख्त ऐतराज जताया। डिप्लोमेटिक एक होता है जवाब, जो है एक्शन रिएक्शन। डिप्लोमेटिक एक्शन रिएक्शन ये होता है, इसको पहले साफ कर दूं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। भारत ने जवाबी, जिसको आज खूब बड़ी बड़ी हेडलाइन आप लोग देख रहे होंगे, जवाबी जो वो किया है कार्रवाई की, उसमें डिप्टी हाई कमिश्नर को, बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को, नूरुल इस्लाम को, उनको बुला लिया। साउथ ब्लॉक से वो निकलते हुए उनकी फोटोग्राफर्स ने खींची और कहा कि भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मतलब मुंह ही तोड़ दिया बांग्लादेश का। अब कैसे तोड़ा है वो समझते हैं हेमंत भाई। ये विदेश नीति का सत्यानाश, कबाड़ा, ये जो भी शब्द कह ले, शब्द तो छोटे पड़ जा रहे हैं आजकल, कद इतना बड़ा हो गया है इच्छाधारी का। ये क्या हाल बना दिया भाई बांग्लादेश। हमें तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश आए दिन। अब ये मैं सिर्फ इसकी बात नहीं है, मैं एक 30 सेकंड और ले लूं आपसे। बांग्लादेश आज से 13 तारीख से एक भारत मंडपम में कार्यक्रम था अखंड भारत का। सब पड़ोसी देशों को न्योता भेजा मौसम विभाग ने, आईएमडी ने। 150 साल पूरे होने पर 1875 में अंग्रेजों ने शुरू किया था, उसके 150 साल पूरे हो गए। बांग्लादेश ने न्योता ठुकरा दिया। बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है बार बार। यहां तक कि विदेश सचिव जब गए थे भारत के, उस खबर को भारत में बहुत अच्छे से कवरेज नहीं दिया गया। जब जाते समय दिया गया था कि विदेश सचिव जा रहे हैं, एकदम अकल ठिकाने लगा के आएंगे। वहां गए तो विदेश सचिव को भी उन्होंने कहा कि आपने हमारे दुश्मन को अपने घर में बिठा के रखा है। वहां बैठ करके वो हमारे खिलाफ बयान जारी करती है। विदेश सचिव का आज भी गूगल लोग कर सकते हैं। विदेश सचिव ने आकर यही कहा कि हमारा कोई उपकरण, हमारे किसी यंत्र से वो नहीं जो है बयान जारी कर रही है, वो अपने सेटअप से कर रही है। सफाई देनी पड़ी थी। ये ऐसी दुर्गति क्यों? उसके बाद भी जश्न कंटिन्यू, जश्न जारी है। आशीष जी, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, सारे साथियों को उसके अपना
मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, पोंगल की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने बेहद महत्वपूर्ण विषय को आज छुआ है और जो सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए, बहुत दुख के साथ, बड़े भारी मन के साथ ये कहना पड़ता है कि जो बांग्लादेश था, जिसका जन्म भारतीय सेनाओं के बहादुरी से, शौर्य से हुआ था, आज उसके साथ जो हमारे कूटनीतिक संबंध है वो कंप्लीटली पाकिस्तान की राह पर चले गए। जो हमारा सबसे मित्र देश था बांग्लादेश, जो हमारे उससे पैदा हुआ, जैसा आपने कहा हम अभिभावक थे उसके, आज वो हमारे साथ शत्रु भाव में आ गया है कंप्लीटली। इस पर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। और ये सारे डेटा, फैक्ट्स और फिगर्स इस तरफ इशारा करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। कल वहां का जो फॉरेन सेक्रेटरी है, उन्होंने कल हमारे उच्चायुक्त को बुला करके जिस तरीके का डिमार्च किया, उसके बाद आज दिल्ली में हमने उनके डिप्टी हाई कमिश्नर को बुला लिया, सारी बात हो गई। लेकिन इशू क्या है? इश्यू बेहद गंभीर और बेहद साधारण है, जो हमारी कूटनीति की बिल्कुल जो बर्बादी है उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है। आपने बिल्कुल सही कहा कि चाइना को लाल आंख दिखाने आए थे, बांग्लादेश की लाल आंखों से डरे हुए। उसके कारणों में भी जाऊंगा मैं, लेकिन पहले मुद्दा खोल दूं दर्शक साथियों के सामने कि बात क्या है। देखिए, बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर है आशीष भाई, वो 4156 किलोमीटर का है, 4156 किलोमीटर, और उसमें से 3271 किलोमीटर यानी कि 3271 किलोमीटर की बाढ़ ऑलरेडी लग चुकी है हमारी 160 स्थानों पर, 160 स्थानों पर दोनों बॉर्डर्स के साथ। अब जो बाकी रिमेनिंग जो बाढ़ है 885 किलोमीटर बची हुई है। तो हमारी जो बीएसएफ है, बीएसएफ मैन करती है बांग्लादेश बॉर्डर को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उन्होंने 10 तारीख को यहां पर नए सिरे से जो बची हुई एरिया है उस पर बाढ़ लगाना शुरू किया। 10 तारीख को किया और तलब कर लिया कल ही, यानी कि कल 12 तारीख थी, विद इन 48 आवर्स जो बाढ़ अब तक स्मूथली लगती आई है। और ये कब से लग रही है, अगर ये बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ये बाढ़ लगाने का काम 2010 से 2023 तक बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। दोनों देशों के बीच में समझौता है, आप अपनी सुरक्षा में कुछ भी कीजिए, मुझे क्या आपत्ति है, और मैं कुछ भी करूं, आपको क्या आपत्ति है। बॉर्डर का एग्रीमेंट है दोनों के बीच में। 10 तारीख को आपने बाढ़बंदी शुरू की और कल वो बंद करा दी गई। आप कल्पना कर सकते हैं, हम अपने एरिया के अंदर जीरो लाइन से 150 मीटर के बाद हम कुछ भी करें, बांग्लादेश कौन होता है उसको रोकने वाला। और आपने ऐसी लाल आंखें देखी कि आपकी बीएसएफ ने काम बंद कर दिया। और किसी चैनल पे आपने एक खबर देखी हो, मेरा चुनौती है आपको, और किसी अखबार में आपने एक खबर देखी हो, बिल्कुल हजम कर गए। अभी तक तो चाइना से डरते थे, फिर हमें देशद्रोही कहेंगे। अभी तक तो चाइना से डरते थे, आज बांग्लादेश ने आपकी हालत कर दी कि बांग्लादेश की सरकार, जो वो भी अंतरिम सरकार, जो कि चुनी हुई सरकार नहीं। और कल तो आर्मी चीफ ने बिल्कुल साफ कर दिया, जनरल द्विवेदी ने, उन्होंने क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसको बिल्कुल हजम कर गए लोग, मीडिया पूरा हजम कर गया। उन्होंने कहा कि साहब, बांग्लादेश में जब ये तख्ता पलट वगैरह हो रहा था तब तक मैं वहां के आर्मी चीफ से टच में था, लेकिन अब उनसे जो भी बात होगी वो चुनी हुई सरकार के समय होगी, यानी कि कब सरकार चुनी जाएगी और कब क्या होगा। इसका मतलब बांग्लादेश के साथ हमारे कूटनीतिक संबंध कहां पहुंच गए, रसातल में। बांग्लादेश की तो हम शील्ड हैं, उनके तो हम रक्षक हैं। और वो आज जिस तरीके से उनकी सेना को पाकिस्तान की सेना ट्रेनिंग दे रही है, और वो बिल्कुल हमारे उससे निकल के पाले से बिल्कुल चाइना और पाकिस्तान के साथ चला गया। ये आपकी कूटनीति है, ये करने आए थे आप। हद है ये इस बात की। और अगर उसकी महत्व बताऊं मैं आपको, बांग्लादेश की जो हमारे साथ सीमा है ना 4156 किलोमीटर की, मैं थोड़ा दर्शकों के लिए और थोड़ा इजी कर दूं इसको, उसमें बंगाल के साथ हमारी सीमा है 2217 किलोमीटर की, असम के साथ है 262 किलोमीटर की, त्रिपुरा के साथ है 856 किलोमीटर की, मिजोरम के साथ है 318 किलोमीटर की, और मेघालय के साथ है 443 किलोमीटर की। मीनिंग देयर बाई कि पूरा नॉर्थ ईस्ट की जो हमारा कॉरिडोर है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। कितना सेंसिटिव है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश के साथ अगर आपकी ये स्थिति हो सकती है, तो आप कल्पना कीजिए बाकी विदेश कूटनीति और सारी चीजें आपकी कहां पहुंची हुई। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात, विदेश सचिव ने तो हमारे हाई कमिश्नर को कल बुलाया है, उससे पहले जो वहां के कार्यवाहक गृह मंत्री वो 2 टूक एक बात कह चुके हैं कि किसी भी सूरत में हम ये बाढ़ नहीं लगाने देंगे, ये सीमा समझौते का उल्लंघन है। वो एक तरफा बयान दे रहे हैं, जबकि वो चुने हुए भी नहीं, अंतरिम है। जैसे वहां के अंतरिम प्रधानमंत्री है, ऐसे ये गृह मंत्री महोदय भी है। एक अंतरिम सरकार, एक विश्वगुरु की सरकार, एक 56 इंची की सरकार, इतने बड़े देश जिसके कारण उनका जन्म हुआ,
वो इतनी खुली चुनौती दे रहे हैं वो कि हम अपने एरिया के अंदर भी बाढ़ ना लगाए। अब सोच के देखिए देश की डिप्लोमेसी कहां पहुंचा के खड़ी कर दी है, और फिर तबला बजाते फिरते हैं कि हमसे बड़ा कोई वो दुनिया के अंदर हमारा जो जलवा है पता नहीं क्या क्या है। आज हालत ये है कि बांग्लादेश के जो हमारे प्रति जो रुख है वो निश्चित तौर पे शत्रु भाव की तरफ चला गया है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ। और भारत सरकार को कोई रास्ता नहीं निकल रहा, और इसका एकमात्र कारण मोदी जी का दोस्त अडानी है। पूरे बांग्लादेश के अंदर जो आपने महंगी बिजली बेची, अपनी शर्तों पर थोपी शेख हसीना के साथ समझौता करके, पूरे बांग्लादेश में एक उद्योगपति के कारण भारत के 144 करोड़ लोगों के प्रति नफरत की स्थिति है। वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, और हिंदू हृदय सम्राट यहां चू नहीं कर पा रहे। आज तक प्रधानमंत्री का एक बयान देखा आपने हिंदुओं पर हो रहे हमलों का? एक भी शब्द कहा हो प्रधानमंत्री, बोलेंगे ही नहीं। पता नहीं बाकी सब पीआर करते फिरते हैं। हिंदू हृदय सम्राट के रहते पड़ोस के बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्यों? आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि अडानी का बहुत मोटा पैसा फंस गया है वहां पे। और ये लिख के रख लीजिए आप, जब तक ये यूनुस की सरकार है उसमें से 4 नए पैसे नहीं मिल रहे इनको वापस। हाँ, नहीं मिल तो रहा। बड़ा भारी नुकसान हो गया। सारे कायदे कानूनों को तोड़ करके, हिंदुस्तान में जितने कायदे कानून थे उन सब को तोड़ करके झारखंड में पावर प्लांट लगाया गया था जो बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। झारखंड को एक यूनिट नहीं देता हूं, अडानी का पावर प्लांट झारखंड में, महंगी बिजली बांग्लादेश को। अब जब वहां सरकार बदल गई तो अब फंस के खड़े हो गए। अब अडानी के कारण, केवल एक अडानी के कारण हमारे पड़ोसी देश के साथ हमारे संबंध देख लीजिए। यहां पर ला करके देश की डिप्लोमेसी को इवेंट पे खड़ा कर दिया या मित्रता पे खड़ा कर दिया। अडानी से आपकी मित्रता देश के इंटरेस्ट पर भारी है, ये कहने में कोई आप गुरेज है क्या? मुझे 100% यही बात है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, आपका मीडिया उस खबर को दबा रहा है। शर्म आनी चाहिए कि इतनी बड़ी कूटनीतिक विफलता को लेकर के आप कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। और हालत देखिए आज, पूरा जो हमारा इमीडिएट नेबरहुड है, कोई सा भी देश उठा के देख लीजिए आप, पाकिस्तान के साथ आपको अपने संबंध पता है कितने बढ़िया है। भूटान कंप्लीटली चाइना की गोद में जा चुका है। मालदीव ने आपकी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी थी उसको वापस कर दिया वहां से। सरेआम जिस तरह की बयानबाजी हुई। उसके बाद आप नेपाल जैसा देश जो हिंदू राष्ट्र भी कहने को, वो भारत के एरिया को अपना एरिया नक्शे में दिखा रहा है संसद में, नोट पर दिखा दिया। नोट पर वो वही नक्शा नोट पर है। ऑब्वियसली जब उस नक्शे को उन्होंने अडॉप्ट किया तो नोट पर वही आएगा। और उसके बाद श्रीलंका की हालत देखिए आप। आपको पता है पिछले साल 2 साल पहले श्रीलंका बैंक्रप्सी पे चला गया था, दिवालियेपन पे चला गया था। सारी जनता सड़कों पे थी। भारत की सरकार ने इतना मोटा उनको कैश दे करके, पैसा दे करके, डॉलर्स दे करके उनकी अर्थव्यवस्था को बचाया, देश को फेल नेशन होने से बचाया। और वहां के समुद्री जल में हर रोज जो चाइना की पनडुब्बी है वो भारत की जासूसी कर रही है। भारत हर रोज उनको कहता है कि साहब इसको रोकिए, इसको रोकिए, वो कुछ नहीं करते। तो आपकी जो आपका चारों तरफ से हिंदुस्तान का जो भी इमीडिएट नेबरहुड है वो सारा चाइना की गोद में जा चुका है, सारा। कल को कोई ऐसी चीज हुई तो देश का होगा क्या? हम भय नहीं बेच रहे, ये भय मोदी जी ने क्रिएट करवाया है। उनकी विफल नाकाम जयशंकर जैसे नौकरशाह को, जो इनके उस पर नाचता है इशारों पर, और जिसको देश के जो इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, आप देख लीजिए क्या हालत हो गई है। बांग्लादेश से ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमें बाढ़ नहीं लगाने देगा वो अपनी ही जमीन में, और आपने 48 घंटे के अंदर काम रोक दिया। इसका मतलब क्या है? आप तो चाइना को आंख दिखाने आए थे भाई। तो ये आशीष भाई इतनी गंभीर बात है कि आपका जो दुनिया में जो आप सो कॉल्ड डंका पीटते हैं ना, आप कहते हैं हमारा डंका बज रहा है, वो आपकी लंका लगी हुई है, आप बता डंका रहे हो। आपने देश की लंका लगा दी है। मुझे भारी दुख के साथ ही कहना पड़ता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ। लंका लगा दी है, लेकिन लंका में भी लोग खुश हैं। लंका लग रही है, कारण ठंडक बहुत है। लंका में लगी आग में हाथ तापो, उस हाथ सेक रहे हैं उसी में। हम आएंगे ट्रंप पे। ट्रंप से पहले अब चर्चा जब हो रही है विदेश नीति, पड़ोस की बात हो रही है, तो चाइना की बात ना करें तो अधूरा है। दिखानी थी आंखें लाल, और आपने देखा होगा वो बेशकीमती सॉल, बस उसी को सहेजने में पूरी जिंदगी चली जा रही है। लगता है जब वो सॉल सहेज करके समेट करके चलते हैं और कैमरा पांव पर आता है तो लगता है वो जैसे हम लोग फिल्म देखते हैं रजनीकांत या साउथ की फिल्में से, धम धम की एक एक कदम रखते हैं तो धूल उड़ जा रही है,
पूरा भूकंप आ रहा है, वही बिल्कुल वो अंदाज ही नायक बनने के चक्कर में वो पूरा नायक ही हो गए, छोड़ दिए देश की इस हालत को, देश के भरोसे अपना जाओ समझो। चीन की बात करें, चीन में जो मैं लेटेस्ट खबर बता रहा हूं, आपने देखा होगा, इस पर भी हम चाहेंगे कि थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। एलएसी के बगल में बिल्कुल कॉम्बैट ड्रिल शुरू की है चाइना ने। कॉम्बैट, ये 24 घंटे के भीतर की खबर बता रहा हूं। सिनजियांग मिलिट्री कमांड का जो रेजिमेंट है उसकी अगुवाई में युद्धाभ्यास किया जा रहा है, और इस कॉम्बैट ड्रिल में सभी इलाकों में इस्तेमाल लाए जाने वाले वाहन, मानव रहित सिस्टम, ड्रोन और सेना की उन्नत तकनीकी, सबका इस्तेमाल हो रहा है इस कॉम्बैट जो है ड्रिल में। जबकि अभी आपको याद होगा 21 अक्टूबर 2024 जब एक समझौता हुआ था, मैं बार बार जब चाइना के समझौते, क्योंकि यहाँ पर चर्चा निषेध है ना, बार बार जब मैं कहता हूं जब समझौते की बात होती है तो ये चीन के साथ समझौता कैसा होता है, चीन 7 कदम आगे बढ़ता है और 2 कदम पीछे जाता है, उसको हम कहते हैं समझौता है, उसको हम कहते हैं समझौता है, और कहते हैं देखो चीन को ढकेल दिया। और ये बात बहुत सारे सीमावर्ती क्षेत्रों में पत्रकारिता करने वाले, डिफेंस के बहुत सारे एक्सपर्ट ऐसे हैं, आपने भी कवर किया है, और डिफेंस के से जुड़ी हुई जानकारी आपके पास वैसे भी कुछ अतिरिक्त रहती है। जो हमने उन सबसे समझा है वो यही समझा कि चीन 7 कदम बढ़ता है और फिर इसी तनातनी में अपने देश के लोगों को कि न कोई घुसा था न घुसा है, इस भाव में ले जाने के लिए, इस मोड में ले जाने के लिए एक एग्रीमेंट होता है, समझौता दिखाया जाता है, और वो 2 कदम पीछे हट जाता है। तब भी भारत में ही 5 कदम होता है। अब जो एलएसी मान लिया गया था कि अब एलएसी है, उसमें कई लोगों ने बताया कि बफर जोन अब सड़क करके भारत में आ गया, पुराना बफर जोन अब वो चीन के हिस्से में जा चुका है, वैसे ही होता है धीरे धीरे। वो आपके एलएसी पर कर रहा है कॉम्बैट ड्रिल, और लगातार मैंने बताया ड्रोन से लेकर के सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारे यहां सन्नाटा है। ये इस पर भी थोड़ा सा कुछ जानकारी एक्स्ट्रा बताएं जरा, इस विदेश नीति को कैसे सराहें ताकि हम देशद्रोही न कहलाएं, ये ध्यान रखना है। आशीष जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि जब ये प्रधानमंत्री जी अक्टूबर में मिले शी जिनपिंग से लंबे अरसे के बाद, पहले तो उनको वहां पे झूले झुलाते थे, वो गुजरात में आपने देखे ही होंगे, फोटो सेशंस होते थे, माय फ्रेंड शी जिनपिंग और तमाम चीजें होती थी, वो तो चलती रहती। वो अपने मन से नहीं, वो ह्वेनसांग ने कहा था कि झूला झुलाना है तब झूला। जी वहां से प्रेरणा ली थी उन्होंने, क्योंकि दोनों एक ही गांव के हैं ना वो बेसिकली, तो उस तरीके की बात थी कि वो वहां पे मेरे गांव में रुका था, फिर वहां से मेरे गांव में आया था। इस तरह की कहानी केवल मोदी ही सुना सकते हैं कथागोई के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। हकीकत यह है जब अक्टूबर में प्रधानमंत्री की उनकी मुलाकात हुई, उस डेट से ठीक 2 से 3 दिन पहले अडानी ने चाइना में एक नई कंपनी बनाई है व्यापार के लिए। समझ लीजिए बात को, जहां जहां पाओगे वहां वहां इन्हीं को पाओगे। वो कंपनी बनी है, वो अब बड़ा धंधा पानी शुरू करेगी, जो भी उसने मुनाफाखोरी करनी है वो करेगी। उस मीटिंग के बाद आमतौर पे क्या होता है आशीष जी, मैं एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल बताता हूं, जब 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं उनके साथ जब बातचीत के बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है कि हमने इन मुद्दों पर बात की, ये चीजें हुई। क्या शी जिनपिंग की बातचीत के बाद कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी? आप अपना राग अलाप रहे थे, वो अपना राग अलाप रहे थे। जो आपने दावे करे कि 2020 मई से पहले का स्टेटस को एंटे लागू हो गया है, क्या उन्होंने अपने उसमें जिक्र भी किया है उसका? आपकी कहने की हिम्मत है? जब आप 2 राष्ट्राध्यक्ष बैठे, ज्वाइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं आई? आप अपनी छाती पीटते रहिए, आप तो वही हो ना जो ये कह रहे थे कि हमारे यहां तो कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं। तो फिर 30 दौर की 32 दौर की बातचीत किस बात के लिए कर रहे थे आप? क्या था वो बता दीजिए। जब कोई आया ही नहीं, कोई घुसा ही नहीं, फिर वो जो सैन्य स्तर की वार्ता लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर्स जाते थे रोज, वो क्या बातचीत थी बता दे? बेसिकली केवल पोस्चरिंग है। सुब्रमण्यम स्वामी का इन्हीं की पार्टी का लीडर है, मेरा और आपका कोई वास्ता नहीं है उससे। उसने ये कहा कि 4068 स्क्वायर किलोमीटर चाइना आज भी दबा के बैठा है। हमारा जवाब मत दो, हम तो देशद्रोही है, कोई समस्या नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी का तो जवाब दे दो। इस देश पे सवाल पूछ रहा, आपकी पार्टी का लीडर है भाई, या उसको पार्टी से एक्सपेल कर दो। आप उसको पार्टी से भी एक्सपेल नहीं कर रहे। मेरा कहने का मतलब ये आशीष जी, ये जो शिंगजान में जो ये हो रहा है एक्सरसाइज वगैरह,
ये चाइना लगातार हिंदुस्तान को कंटेन करने पे लगा रहता है। अभी आपने देखा हमारे डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर उन्होंने 2 नई काउंटी बना दी। हाँ। हमारे एरियाज के अंदर वो नए नए गांव बसा रहे, और आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप उसका विरोध भी जारी कर दें, विरोध भी दर्ज करा दें। पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने 2 इश्यूज के ऊपर आपत्ति की, केवल आपत्ति। एक ये 2 काउंटीज बसाई इस पे, एक जो नॉर्थ ईस्ट में वो बांध बनाने जा रहे हैं और हमारी पूरी जो नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी है उसको खतरे में डालने जा रहे हैं। तो आपकी ये कौन सी डिप्लोमेसी है? यू कंप्लीटली मिजरेबली फेल ऑन दिस अकाउंट। लेकिन समस्या क्या है कि जब चाइना ने जो वहां पर गैलवान में हुआ और उसके बाद लगातार आपने किसी नेशनल सो कॉल्ड डॉगी मीडिया पे, जो रवांडा मीडिया जिसको मैं बोलता हूं, किसी चैनल पे आपने कोई एक बहस देखी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं चुनौती देता हूं। जो भी मुख्य धारा के कथित अखबार है जो सुबह से शाम तक पैसे लेके आपको झूठ बेचते हैं, उसमें कभी यथास्थिति बताई हो कि वहां पर है क्या? चाइना के साथ आपका इतना बड़ा डिस्प्यूट हुआ, उसके बावजूद आपका जो व्यापार था, आयात था, वो कितने गुना बढ़ गया? बड़ा कितने गुना? कितने गुना? और उसके बाद आशीष भाई, जो सबसे गंभीर बात है, आपने क्या किया, एक्शन क्या लिया था बता दूं आपको? आपने उनके 150 ऐप बैन किए थे। अगर हिंदुस्तान एक तय कर दे एज ए नेशन कि हम चाइना के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, चाइना की अर्थव्यवस्था कुहनी पे आ जाएगी। लेकिन क्या आपकी औकात है वो? आप तो लगातार आयात को बढ़ा रहे हैं, निर्यात करने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। जो ट्रेड डेफिसिट है, आप समझिए, इस पूरे खेल को देश के लोगों को समझना पड़ेगा पूरी जिम्मेदारी के साथ। में एक बात कहता हूं, जब चाइना हमें निर्यात करता है तो कितना मुनाफा कमाता है? 3 गुना निर्यात बढ़ गया उनका हमारी तरफ। हमारे पैसे से हमारी ही सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है वो देश। वो जो लाभ कमाता है हमसे, उसी से तो भारत के खिलाफ सामरिक तैयारियां हैं। वो 6ठी जनरेशन के एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। आपको तेजस का इंजन नहीं मिल रहा अमेरिका से, आप कर रहे हैं विश्वगुरु की बात, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। तो ये जो सारी परिस्थितियां हैं। दूसरी चीज बता दूं आपको, मोदी जी बड़ा छप्पर इंची कहते हैं ना। अपनी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने पूरा चाइना बॉर्डर के लिए एक स्ट्राइक कोर जो होती है ना फौज की, स्ट्राइक कोर की घोषणा कर दी थी, वो मंजूर कर दी थी। इन्होंने आते ही सबसे पहले वो स्ट्राइक कोर का जो फैसला था उसको डिसबैंड किया। इसका मतलब क्या है? देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किसने किया? कोई पूछने वाला नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो चाइना हमारे ऊपर आज, उसका जो खतरा है वो हर तरफ से हमारे ऊपर मंडरा रहा है आशीष भाई, और ये बहुत ही गंभीर सुरक्षा चूक है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं। अब आपने कहा था ना निर्यात और आयात की बात, चीन की बात, मैं आंकड़े ही बता देता हूं, इसलिए मैंने आंकड़े ही सामने खोल लिए, लेटेस्ट अभी है। 16.67 अरब डॉलर का निर्यात है भारत चाइना को 16.67 अरब डॉलर का निर्यात करता है। और आयात कितना करता है सुनना चाहेंगे? 101.7 अरब डॉलर। 101.7, 16 छक्के 96, मतलब करीब करीब 7 गुना, 6.5 गुना ये व्यापार घाटा है। 100 अरब डॉलर से ज्यादा का आयात करता है। करीब करीब अगर देखें तो ये व्यापार संतुलन 90 अरब डॉलर का इसमें निगेटिव में है भारत, व्यापार संतुलन अगर देखें तो। ये चाइना और भारत के संबंध है, आर्थिक संबंध। लाल आंखें, काली आंखें, पीली आंखें, वो सब आप किनारे रख दीजिए। और हर दिन कहानी। अच्छा, एक बात और भी मैं समझना चाहूंगा, इसी मुझे याद आ गया, एक बाड़बंदी की बात आई तो भारत के उच्चायुक्त को बांग्लादेश ने कॉल कर लिया, काउंटी 2 काउंटी बना दी, बांध बना रहा ब्रह्मपुत्र पर, अभी LAC पर जो है मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। वहां का भी तो राजदूत है भारत में, क्या उसके राजदूत को भी बुलाने की हिम्मत नहीं है? भाई ये बड़ा पॉइंट मेरे दिमाग में ऐसे आ गया, मैं हो सकता है मेरा कमजोर हूं विदेश मामलों को समझने में, वहां के राजदूत को भी बुलाने में क्या डर लगता है क्या? आशीष जी, केवल एक चीज और निकाल लीजिएगा कि जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, एक बार यही देख लीजिए कि आज तक उनके राजदूत को कितनी बार बुलाया गया है। एक बार यही देख लीजिए, बस हो गई लाल आंख आपकी, सारा हिसाब यही बराबर हो जाएगा।
कहो कुछ, करो कुछ। और जो पूरी स्थिति है, जो ये इतना व्यापार घाटा है, इस घाटे के कारण ही जो चाइना को मुनाफा होता है, उसी से उसकी सामरिक तैयारियों को कई गुना जोश मिलता है, बल मिलता है। यानी कि हम अपनी सुरक्षा को अपने ही पैसे से खतरे में डाल रहे हैं और हमें समझ नहीं है। आप डंका पीटते जाते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए। अगर आत्मनिर्भर हो गए तो ये आयात किस चीज का है भाई? चाइना कोई हाई एंड टेक्नोलॉजी तो आपको दे नहीं रहा। ये डे टू डे चीजों बेसिस की जो चीजें हैं, क्या उनका हिंदुस्तान में उत्पादन नहीं हो सकता? हाई एंड तो वो आपको कुछ वैसे ही देते हैं। तो आपका है क्या? सस्ते इलेक्ट्रॉनिक, सस्ती ये सब चीजें, घरेलू उपयोग की सारी चीजें। तो ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान की सरकार को समझ में नहीं आ रहा है? और ये समय जो है ना, आने वाला समय और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। एक बात मत बोलिए आप, तमाम विरोधाभासों और मतभेदों के बावजूद ट्रंप ने पहला इनविटेशन शी जिनपिंग को दिया है। ये मत भूलिएगा कभी भी। ये अलग बात है कि शी जिनपिंग ने उसको खारिज कर दिया कि मैं नहीं आ रहा हूं। टिल डेट तो आज यही स्थिति कि वो नहीं जा रहे। उसके बावजूद भी ट्रंप भी जो है वो विशुद्ध व्यापारी व्यक्ति है, विशुद्ध व्यापारी है। अगर वो उसने चाइना को आपके ऊपर प्राथमिकता दे दी तो आप समझ लीजिए आपकी हालत क्या होगी। यहाँ पर कोई और नहीं कहेगा ये बात। ये तो आपको देखनी थी कि आपके देश कहां खड़ा हुआ है आज। आपने ट्रंप की मोहब्बत में पूरी दुनिया में पहले व्यक्ति आप हो गए जिसने डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल को तोड़ करके एक दूसरे देश में जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया। आप पहले व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में। आज तक दूसरे नेता का नाम बता दीजिए मुझे जिसने किसी दूसरे देश के राजनीतिक दल का समर्थन किया हो या विरोध किया हो। ठीक, उसके बाद हिंदुस्तान की सारी सुरक्षा, लोगों की जान माल को खतरे में डालते हुए आपने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप किया। और उसके बावजूद भी आज ट्रंप शी जिनपिंग को इनवाइट कर रहा है और आपका कहीं खाते में जिक्र नहीं। आप तो माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते थे। आप तो माय फ्रेंड डोनाल्ड कहते थे। माय फ्रेंड डोनाल्ड, वो डोनाल्ड तो एलन डोनाल्ड हो गया। वो डोनाल्ड ट्रंप के बजाय वो ऐसे बोल्ड करेगा ना। रुपया 86.59 जीडीपी एनएसएसओ कह रहा है अभी 6.4 है, वो कह रहा है 6.2 जाएगी। 12 लाख करोड़ रुपए आज डूबे हैं शेयर मार्केट में। 12 लाख करोड़ आज डूबे हैं। पिछले 10-12 महीने के सबसे निचले स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार आ चुका है। 70 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार में कम हुए। कितने पैरामीटर्स, लेकिन फिर भी ये देश है कि मानता नहीं, ये दिल है कि मानता नहीं, कि ये देश है कि मानता नहीं। इस देश को भी सलूट करेंगे, इस देश के लोगों को भी सलूट करना होगा। ये कहते ना, चाहिए तो मोदी ही, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमारे पास बचा है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। एक 30 सेकंड की टिप्पणी बस। अमेरिका न्योता इंतजार करते करते जयशंकर जा रहे हैं, और जयशंकर को ही मैं कल देखा, रविवार था, हम लोग चर्चा इस पर नहीं कर पाए थे। कल सबने छाप दिया था जयशंकर जाएंगे, जयशंकर जाएंगे, जयशंकर जाएंगे। ऐसा लगा कि जयशंकर ही शपथ लेंगे 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप के बजाय। अरे मोदी जी को न्योता चाहिए था भाई, क्या हुआ? अपना आशीष जी, सीधी सी बात है, ज्यादा कुछ इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। बस एक चीज देख लीजिए कि ट्रंप की प्राथमिकताएं क्या है। अपना सबसे बड़ा जो प्रतिस्पर्धी है, जो उनकी सत्ता को चुनौती देता है, पूरे अमेरिका का जो विश्व के ऊपर जो उनका रोल है, थानेदारी है, उसको चुनौती कौन देता है? चाइना। उसको इनवाइट किया ट्रंप ने। उसके बाद इटली, कितना सा देश है इटली, इटली की प्रधानमंत्री वो जा रही है वहां पर। इक्वाडोर आप नक्शे पे ढूंढ नहीं सकते, मेरा चैलेंज है आपको, ढूंढ के दिखाइए आप वर्ल्ड के नक्शे पे इक्वाडोर का है और कितना है। उसको इनवाइट मिला है। हंगरी को इनवाइट मिला है साहब, और उसके अलावा अर्जेंटीना को इनवाइट मिला है। आप ना 3 में है ना 13 में है। और उसके बाद आप माय फ्रेंड डोनाल्ड, नमस्ते ट्रंप, और अब की बार ट्रंप सरकार, आप ये करते हैं। ये सारी स्थितियां, एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पे साफ आ गई है सामने कि मोदी जी की जो पूरी विदेश नीति है वो देश के हितों पर केंद्रित ना होकर के अपनी व्यक्तिगत प्रोजेक्शन पर केंद्रित है, जिसका कोई ना कोई, जो जितनी भी फॉल्ट लाइंस हैं वो सारी की सारी एक्सपोज हो रही है, अब बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही है। और दुनिया में जो आप विश्व गुरु का डंका पीटते हैं, आज आपके पासपोर्ट की हालत देख लीजिए, आज आपकी विदेशी मुद्रा भंडार की देख लीजिए, आप डॉलर की कीमत देख लीजिए, आप जीडीपी देख लीजिए, आप महंगाई देख लीजिए, आप बेरोजगारी देख लीजिए। ही इज ए कंप्लीटली मिजरेबल फेल्योर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई है। और देखिए, जितने भी लोग ट्रंप ने बुलाए हैं ना, वो सारे के सारे राइट विंगर्स हैं, दक्षिणपंथी हैं सारे।
तो इन्होंने, आप तो हिंदू हृदय सम्राट हो, आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हो, और आपको ही नहीं बुला रहा वो, तो आपकी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी मामले में, सारी सेटिंग खराब होगी। और इस सेटिंग का फॉल आउट आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा डिप्लोमेटिक संबंधों के अंदर, जो भारत को बहुत महंगा पड़ने वाला है, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूं। चलिए, सब कुछ दिख रहा है, सब साफ साफ दिख रहा है। जो लोग देखना नहीं चाह रहे हैं वो लोग 1000 साल के बाद का भारत देख रहे हैं, जो शायद हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी कमी है, हेमंत अत्री जी नहीं देख पा रहे हैं, इनकी कमी है। क्योंकि दरअसल मोदी जी का प्लान, आखिर में मैं डिस्क्लेमर लगा दे रहा हूं कि मोदी जी का प्लान 1000 साल बाद वाला है, जिसे न हम देखें न हमारी आने वाली नस्लें देखें। 1000 साल बाद का प्लान है। तो अंधभक्तों बोलो मोदी जी की जय। इजाजत दीजिए हमें, कल शाम फिर मिलेंगे 6 बजे, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।